Hello guys and welcome back to my channel सिर्फ IS। साथियों, लेक्सिकन फॉर एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड की सीरीज़ में आपका बहुत स्वागत। मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपके लिए लेकर आई हूँ इसके चैप्टर 5 जिसका नाम है एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज़ फॉर सिविल सर्विसेज, उसका पार्ट 1। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। तो अब सबसे पहले तो शुरुआत होती है हर चीज़ की, लेकिन थोड़ा सा आपको मैं इन चीज़ों से अवगत कराऊं कि हम टॉपिक क्या पढ़ना चाहते हैं। तो एक देखिए समझते हैं इस चीज़ को कि फाउंडेशनल वैल्यूज़ क्या हैं। पहले तो आप यही बात को जान लीजिए। देखिए, और क्यों वैल्यूज़ इम्पॉर्टेंट हैं इसको हम पहले समझते हैं। वैल्यूज़ तो हम आपको पढ़ा चुके हैं कि एक्चुअली में वैल्यूज़ होती क्या है ना, ये तो अपने को क्लियर है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे इस पूरे ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का, है ना। अब ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि देखिए, अच्छी वैल्यूज़ होंगी तो हमें अच्छे से गाइड करेंगी, हमारे बिहेवियर अच्छे से होगा। और ख़ासकर जब हम इस बात को सिविल सर्विसेज में करते हैं तो अच्छी और हाई लेवल की अगर पब्लिक सर्विस वैल्यू है तो इससे क्या होगा कि जनता का ट्रस्ट अच्छा होता है ना, जनता का कॉन्फिडेंस आप पे रहता है और काम जो होता है वो काफ़ी स्मूथ होने लग जाता है। अब इसी के विपरीत अगर आप काफ़ी आपकी जो वैल्यूज़ हैं वीक हैं तो इससे क्या होता है कि बेकार की चीज़ें होती हैं, है ना। आपकी जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो कम होने लगती हैं, गवर्नेंस में कमी मिलती है, एज़ वेल एज़ एथिकल या डिसीजन मेकिंग में भी आपको गफलत रहती है, डिलेमा रहता है क्या करें क्या ना करें। देखिए, हालांकि इसको लेके लॉज वगैरह, रूल्स वगैरह, रेगुलेशंस वगैरह तो लाए जाते हैं जिसके माध्यम से इस बात को इंश्योर कराया जाता है कि भेदभाव, जिसे हम लोग इम्पार्शियलिटी कहते हैं, वो सब ना हो लोगों के साथ। ऑनेस्टी रहे, सच्चाई से काम हो, अपने सिविल सर्विसेज में एक डेडिकेटेड हो उसे काम करने को लेके। लेकिन अब बात क्या हो जाती है ना कि बहुत सारा ऐसा एरिया भी काम करने का रह जाता है जो एडमिनिस्ट्रेटर की मर्जी से होता है ना, और इसे कोई फॉर्मल लॉ, प्रोसीजर या मेथड कंट्रोल नहीं कर सकता। तो ऐसे एरियाज़ की अगर बात करें तो एक व्यक्ति है ऑटो किरचिरमिर, ठीक है। इनके अनुसार नो सुपरविजन फ्रॉम अबव कैन बी इफेक्टिव as an automated control on the minds of those possessing it and creating standard of efficiency as well as honesty। देखिए, सीधी बात है, ये इनका कहना ये है कि कोई भी व्यक्ति ऊपर से किसी व्यक्ति को के दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकता, है ना। जो व्यक्ति वो काम कर रहा है कि भैया हम ऐसे काम करें, इससे ऐसा काम कराएं कि ये सच्चाई से काम करने बैठ जाए, ये तो व्यक्ति के सीधे सीधे आत्मा पे, उसके खुद के किरदार पे निर्भर करता है कि वो कितना सच्चा है। और अगर किसी भी एक मतलब सिद्धांत से, एक आम सिद्धांतों से अगर व्यक्ति हटता है अपने, तो आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं तो दिक्कत आती है। हाँ, एक व्यक्ति हैं यहाँ पे मैकेनी, इनके अनुसार सारे ही ऐसे केसेस में जो है अंतरात्मा, कंसाइंस आपका जो है साथ देती है कि हमें कैसे काम करना है ना। एक हम आज भी हम समझते हैं, अपनी ओपिनियन बनाते हैं तो क्या सोचते हैं, हमारी अंतरात्मा कहती है यार इस काम के प्रति हमें काफ़ी डिवोटेड रहना चाहिए, सच्चाई से काम करना चाहिए, ऑनेस्ट एफर्ट लेने चाहिए ताकि समाज का या जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें जो भी व्यक्ति जुड़ा हुआ है उसका वेलफेयर हो, तो आप उस तरह से काम करते हो। तो इसलिए वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब बात ये आती है कि वैल्यूज़ फॉर सिविल सर्विस। देखिए, अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी कदमों को उठाया गया है ये वैल्यूज़ को बताने के लिए एक्चुअली में कि भाई कौन सी वैल्यूज़ पब्लिक सर्विसेज अडॉप्ट करें। बहुत सारे हिस्टोरिकल, सोशल, कल्चरल फोर्सेस इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं अलग अलग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में जब इस बात की बात आती है।
बट अकॉर्डिंग टू सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, ठीक है, सेकेंड ARC के हिसाब से इंटीग्रिटी, ठीक है, इंटीग्रिटी, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, इम्पार्शियलिटी, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, एनोनिमिटी वगैरह को कहा गया है कि ये इम्पॉर्टेंट, बहुत एफिशिएंट चीज़ें हैं हमारे सिविल सर्विसेज के लिए। कमीशन ने ये जो सेकेंड ARC निकली थी, तो भैया इसमें इसकी ये भी ओपिनियन थी कि संविधान के साथ तो जुड़ के चलना ही है, उसकी कमिटमेंट को तो पूरा करना ही है, उसके अलावा कुछ वैल्यूज़ भी होने चाहिए, जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट और पहली बात कि हाईएस्ट स्टैंडर्ड हो अपने इंटीग्रिटी, प्रोबिटी, कंडक्ट को लेके, उससे आपको जुड़ के चलना है। दूसरी बात एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो हर सर्विस में होनी ही चाहिए, इम्पार्शियलिटी और नॉन पार्टिशनशिप, ठीक है, किसी की साइड वगैरह नहीं ऐसे झुकना तुमको। तीसरी बात ऑब्जेक्टिविटी। चौथी बात कि कमिटमेंट अपने यहाँ के सिटीज़न के दुख दर्दों से और पब्लिक का भला करने को लेके। और आखिरी बात की एम्पैथी फॉर द वैल्यूएबल एंड वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, कि आप उनको समझो कि अगर आप उनकी जगह होते तो कैसे बिहेव कर रहे होते, क्या कर रहे होते, तो उनके सिचुएशन में एंट्री करके आपको उनका दुख दर्द समझ के आपको उनको जो है वो समाधान देना है। तो पब्लिक सर्वेंट की ड्यूटी आज के टाइम पे काफ़ी कॉम्प्लेक्स है ना, बहुत सारी ड्यूटीज़ के साथ में कॉन्ट्राडिक्ट भी कर जाती है। तो इस टाइम पे वैल्यूज़ प्रिंसिपल्स अगर अच्छे हैं, अगर आप कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करते हो, पब्लिक इंटरेस्ट में काम करते हो, अच्छी क्वालिटी एडवाइस प्रोवाइड करते हो, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अवॉइड करते हो, ठीक है, इंश्योर करते हो इस बात को कि अकाउंटेबिलिटी हो, बहुत सारे जो लोग हैं सभी अपने कलीग्स को एक समान इक्वली जो है वो ट्रीट करते हो, तो आप एक अच्छे पब्लिक सर्वेंट भी बनोगे और साथ में जो है आप बहुत अच्छे से डिलीवर कर भी पाओगे सर्विसेज को। तो ये सारे कामों को करने में पब्लिक सर्वेंट्स की बहुत सारी वैल्यूज़ का जो है उपयोग होता है, जिसके माध्यम से उनका बिहेवियर जो है उसी हिसाब से चलता है ना, उनके बिहेवियर में काफ़ी मदद करती हैं ये वैल्यूज़। तो ऐसी बात है। अब यहाँ पे हम एप्टीट्यूड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, चलिए ठीक है, क्या होता है एप्टीट्यूड, है ना, ये सब पब्लिक वैल्यूज़ वगैरह जैसे आता जाएगा हम समझते जाएंगे। फ़िलहाल तो हम एप्टीट्यूड को समझते हैं, क्योंकि एक्चुअली में सारी चीज़ें ना नए वाला जो पार्ट है इसमें कुछ आगे पीछे हैं या कुछ चीज़ें हटाई हैं लगाई हैं, तो जो टॉपिक है नए वाले एडिशन के हिसाब से हम कवर करते हैं। व्हाट इज़ दिस एप्टीट्यूड? देखो एप्टीट्यूड क्या है, सबसे पहले ये समझो। एप्टीट्यूड एक ऐसा कंपोनेंट हो गया कॉम्पिटेंसी का, टू डू अ सर्टेन काइंड ऑफ वर्क एट सर्टेन लेवल विच कैन बी कंसिडर्ड टैलेंट। समझे? ये आपकी ऐसी एबिलिटी हो गई कुल मिला के, ऐसे समझिए, जिससे आप डील कर सकते हो एक पर्टिकुलर, मान के चलिए, इन्वायरमेंट में एंड एक पर्टिकुलर एंड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर बिहेवियर। तो देखिए ये सब चीज़ें अगर हम देखें तो हमारे सिविल सर्विसेज में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हिंदी में अच्छा समझ लीजिए क्या है, अभी आपको समझ में आ जाएगा, तो बहुत लंबी सी डेफिनेशन बता दी। हिंदी में हम इसको बोलते हैं कौशल, ठीक है, बस यही ही आपके लिए काफ़ी है इतना समझना कि असल में एप्टीट्यूड का मतलब होता क्या है। अच्छा, तो अब हम यहाँ पे चल रहे हैं, तो इसमें और बात जानिए कि एप्टीट्यूड आपका फिजिकल भी हो सकता है, ठीक है, और मेंटल भी हो सकता है। एप्टनेस या कह लो एप्टीट्यूड क्या है, एप्टनेस या एप्टनेस क्या, क्विकनेस, कितनी जल्दी आप एक स्पेसिफिक जो भी फील्ड ऑफ एक्टिविटी है, जो भी आप कार्य कर रहे हो, उसमें कितनी जल्दी आप सक्सेस पा लेते हो। दूसरे शब्दों में और समझा दूं तो ये आपकी एक नेचुरल ताकत है, स्किल है, एबिलिटी है, आप जो भी कह लो वो है, जिसका आप यूज़ करते हो इस बात को प्रिडिक्ट करने में, पोटेंशियल टू लर्न और डू सर्टेन थिंग्स। ठीक है, अब आपके अंदर कितना पोटेंशियल है कि आप किस तरीके से कुछ चीज़ें करते हो, कुछ चीज़ों में जो है कुछ काम करना है, कोई चीज़ सीखनी है, तो कितनी जल्दी आप उस स्पेसिफिक फील्ड में माहिर हो जाते हो, आपका क्या स्किल है, क्या कौशल है। समझ गए इस बात को? आज की कंडीशन में देखते हैं कि जो इंसान की ये जो पोटेंशियलिटी होती है ना, वो फ्यूचर के लेके इसको बहुत ध्यान दिया जाता है। इसलिए एप्टीट्यूड के अंदर
इम्प्लाई करता है प्रिडिक्शन अबाउट द इंडिविजुअल्स फ्रीडम फ्यूचर परफॉर्मेंस। अब आप हो, सपोज करिए आपसे कोई मिला, इंटरव्यूअर मिला सपोज करिए, ठीक है, तो उसने आपके अंदर कुछ सवाल करके आपको जाना समझा, ये जाना समझा कि भैया ये कितना क्विक है चीज़ों में, हाँ, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जिसके माध्यम से उसको पता चला कि आगे आने वाले समय में भोंदू नहीं रहेगा, ये फटाफट चीज़ों को सीखेगा और बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगा। ये उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। अब जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था एटीट्यूड वाला, तो एटीट्यूड और एप्टीट्यूड में क्या चीज़ें हैं थोड़ा समझते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो एटीट्यूड होता है ये एक तरीका है, मैनर है ना, फीलिंग है, पोजीशन वगैरह है, डिस्पोजिशन वगैरह है, एक इंसान को लेके या फिर चीज़ को लेके भी, पर्सन और थिंग को लेके भी। ये कैसा तरीका है जिस माध्यम से आप सोचते हो किसी पर्टिकुलर चीज़ या पर्टिकुलर इंसान को लेके। लेकिन एप्टीट्यूड की हम बात करें तो ये कैपेबिलिटी हो गई, मतलब एक टैलेंट हो गया, या मतलब कह लीजिए टैलेंट एक्वायर है फॉर परफॉर्मिंग सम पर्टिकुलर टास्क। तो इसको मैंने दोनों में डिफरेंस समझ में आया। अगर आपका एप्टीट्यूड है किसी लैंग्वेज को लेके, फॉर एग्जांपल कि आप क्या कर सकते हैं, आप जो है लैंग्वेज में बड़े माहिर हैं, लोग अलग अलग लैंग्वेज बोलें तो आप बहुत तेज़ी में लैंग्वेज को सीख लेते हैं, तो ये तो आपका एक तरह से कौशल है, स्किल है इस बात में। एटीट्यूड के बारे में तो हमने पूरा चैप्टर करा है कि ये तो आपका पर्सन थिंग को लेके कि किस तरीके से आपका जो है वो फीलिंग, पोजीशन या जो भी चीज़ें हैं, आपका बिहेवियर उसी हिसाब से डिफाइन होता है। अब एटीट्यूड जो है वो आपके कैरेक्टर से जुड़ा हुआ है, लेकिन एप्टीट्यूड जो है वो आपकी कॉम्पिटेंस से जुड़ा है ना। कैरेक्टर आपका परमानेंट देखने को मिलेगा, वही जगह अगर हम एप्टीट्यूड की बात करें तो इसको तो आप बदल सकते हो, चेंज कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो, लेकिन एटीट्यूड तो किसी चीज़ से, बहुत सारा पूरा चैप्टर हमने आपको डिटेल में पढ़ाया है कि आपका एटीट्यूड किसी व्यक्ति को लेके, वस्तु को लेके हो सकता है कि जो है उसकी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, उसके माध्यम से वो आपका बिहेवियर जो है वो डिफाइन करेगा। लेकिन एप्टीट्यूड तो आपकी की तरह से देखा जाए तो कॉम्पिटेंस है, इससे रिलेटेड है, तो ये तो आप स्किल अपने अंदर बदलाव ला सकते हो, या आप कमी लगती है आपको किसी चीज़ में तो आप उसको डेवलप कर सकते हो। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, एक यहाँ पे हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटर है, वो बहुत अच्छा है, उसकी स्किल एक बहुत अच्छी है कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है उसमें बहुत गजब है, मतलब वो चीज़ों को समझता है और फटाफट से प्रॉब्लम का समाधान निकाल देता है, तो ये उसका एप्टीट्यूड पार्ट हो गया। लेकिन दिक्कत क्या है कि वो ऐसा व्यक्ति है जो जान के या हैबिट में कह लीजिए इंटेंशनली काम को बड़ा टाला करता है, आखिरी मिनट तक टालता है, डेडलाइन के करीब तक आ जाएगा, टालेगा, है ना, तो बड़ा इस तरह का व्यक्ति है। डिसीजंस जो है वो बड़ा डिले करके लेगा, हाँ, तो ये उसका एटीट्यूड पार्ट हो गया, समझे। साथ में एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है कि एप्टीट्यूड में बढ़िया हो, रिजॉल्व करने में, जैसे कम्युनल इशू आ गए कोई, हाँ, तो ये उसका एप्टीट्यूड पार्ट हो गया। एंड हो सकता है कि उसका कुछ नेगेटिव एटीट्यूड हो कि पर्टिकुलर माइनॉरिटी को लेके, है ना, कुछ उसकी सोच अलग हो, तो ये उसका एटीट्यूड पार्ट हो गया। तो ये तो नेचुरली इन्फ्लुएंस कर देगा ना उसके डिसीजन को, अगर उसका एटीट्यूड किसी के लेके जो है वो नेगेटिव है तो। समझ आई बात, क्या हो गया एप्टीट्यूड और एटीट्यूड में। अब बात आती है कि क्या एट्रीब्यूट्स, क्या क्वालिटीज़ होती हैं एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की। तो यहाँ पे साथियों पॉल एच एप्पलबाय एक इम्पॉर्टेंट थ्योरिस्ट थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, डेमोक्रेसीज के अंदर। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में 1961 में यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फॉर अ वेलफेयर स्टेट की रिपोर्ट में इन्होंने मेंशन करे थे कुछ एट्रीब्यूट्स एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के, जो यहाँ पे हम लोग भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि भैया पहली चीज़ तो एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है उसके अंदर ये इच्छा होती है, विलिंगनेस होती है टू अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा, वो बहुत तेज़ी अपनी एबिलिटी को बढ़ाता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व करे। तीसरा,
कि वो कर्म के प्रति बहुत झुकाव होता है, कर्म करने पे बहुत ज़्यादा वो ध्यान देता है और उसको महत्वता भी देता है। चौथा, एक अच्छा लिसनर होता है, सुनता है हर चीज़ को बढ़िया से। पांचवा, कि लोगों के साथ बहुत इफेक्टिव होता है। छठा, कैपेसिटी होती है कि अपनी खुद की स्ट्रेंथ को मजबूत बनाए बाय बिल्डिंग द कॉम्पिटेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। छठा, कैपेसिटी होती है उसके अंदर कि वो अपनी इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज को बढ़िया से यूज़ करे। छठा के बाद सातवां, अवॉइड करता है अपनी पावर का यूज़ करना या अथॉरिटी का यूज़ करना अपने खुद के फ़ायदे के लिए। आठवां, कि अगर मान लीजिए कोई दिक्कत वाली बात है उसकी प्रॉपर रिपोर्ट को समझता है। नाइन्थ, कि भाई एक अच्छा टीम वर्कर होता है ये। और आखिरी में 10th पार्ट ये कि एक अच्छा इनिशिएटर होता है, शुरुआत करने में एक्सपर्ट होता है। तो ये तो हमने एट्रीब्यूट्स की बात करी एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की। अब हम समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कहता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी क्या है पहले समझिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंटीग्रिटी हमें दिखाती है, इंडिकेट करती है, दर्शाती है साउंडनेस ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स। ठीक है, मॉरल प्रिंसिपल्स कितने अच्छे से हैं, कैरेक्टर क्या है, अनकरप्टेड वर्च्यूज़ का, सच्चाई की राह पे चलने वाला, अपराइटनेस, ऑनेस्टी एंड सिंसेरिटी, ये सबको दर्शाती है इंटीग्रिटी। तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के हिसाब से कंसिस्टेंटली बिहेव्स इन एन ओपन, फेयर, ट्रांसपेरेंट मैनर, ऑनर्स वंस कमिटमेंट एंड वर्क टू अपहोल्ड द पब्लिक सर्विस वैल्यूज। कि भैया इनके हिसाब से बात क्या है कि लगातार एक अच्छे, ओपन, फेयर, ट्रांसपेरेंट तरीके से जो है वो बिहेव करना, सच्चाई से अपनी सारी कमिटमेंट्स को पूरा करना और काम ऐसे करना कि भैया पब्लिक सर्विस की वैल्यूज़ जो है वो बरकरार रहें। तो इंटीग्रिटी पब्लिक अफेयर्स में और एडमिनिस्ट्रेशन में ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतने बड़े समाज से आपको डील करना है, सबको समझना है, इसलिए इस पर बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है। एक फंडामेंटल रूल है मेंटेन करने का सिविल सर्वेंट्स की इंटीग्रिटी को। वो ये रूल है कि भैया ऐसी सिचुएशन को अवॉइड कर दो जिस सिचुएशन की वजह से कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा हो। आपको लगता है कि आपका इसमें फ़ायदा है और आपको इसी से रिलेटेड डिसीजन भी लेना है, तो अब डिसीजन आपका ऑब्वियस सी बात है कि इस तरफ बेंड हो जाएगा जिधर आपका फ़ायदा है, तो ऐसी सिचुएशन को हटाओ। तो कुछ गाइडलाइंस बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि कभी भी अपनी पोजीशन का यूज़ सिविल सर्विसेज में यूज़ ना करो अपने या अपने परिवार के रिलेटिव, फ्रेंड्स या दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल जिन्हें आप पर्सनल या सोशल जो है जानते हो, पर्सनली या सोशली, उनके फ़ायदे के लिए कभी अपनी पोजीशन का यूज़ ना करो। दूसरी बात कि ऐसी पोजीशन पे आने से बचो, ठीक है, जहाँ पे आपको बहुत सारा फेवर लेना पड़ता है, जैसे फ्री सर्विस मिले या ऐसे गेम ऑफ चांस में आप इंडल्ज हो सबऑर्डिनेट्स के साथ या दूसरे लोगों के साथ, ठीक है, जिनकी आपसे ऑफिशियल डीलिंग्स हैं। तीसरी बात कि खुद को ऐसी पोजीशन में जो है मत रखो, अवॉइड करो जिसकी वजह से किसी प्रकार से आपको जो है डिसऑनेस्टी का खतरा हो कि आपको झूठ बोलना पड़ेगा, आप सच्चाई से काम नहीं कर पाओगे, या फिर आप अपनी पोजीशन का यूज़ अपने फ़ायदे या अपने फैमिली या रिलेशन या फ्रेंड्स के फ़ायदे के लिए कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कि ऐसी कोई भी एडवाइस ना दो किसी भी एग्जीक्यूटिव सर्च फर्म को अगर आपका की ऑफिशियल ड्यूटी उस में इन्वॉल्व है उसका अपॉइंटमेंट या प्रमोशन, और सर्विसेज लेने के टाइम पे या गुड्स लेने के टाइम पे आपके ऑफिस में, ठीक है, आप कभी भी नेगोशिएट ना करो कंपनी के साथ जिसमें आपके रिलेटिव का शेयर जो है वो है। एक प्रॉपर जो प्रोसीजर दिया गया उससे काम करो, एंड अगर आपका कोई इंटरेस्ट है उसमें, है ना, इस प्रोसेस के अंदर, तो उसको आप सामने रख दो। उसके बाद कहते हैं कि दूसरे को भी इनकरेज करो कि भैया अपने साथ वाले से भी कहो कि पब्लिक सर्विस वैल्यू को आप भी फॉलो करते रहो। नेक्स्ट ये कहते हैं कि लोगों को इम्पार्शियली डील करना चाहिए, है ना, भेदभाव नहीं करना है, चाहे पॉलिटिकल, सोशल, डेमोक्रेटिक, जियोग्राफिक सर्कमस्टेंसेस हो, भेदभाव, बायसनेस नहीं दिखानी है, क्योंकि आप तो बहुत टाइम रहोगे, सरकारें तो आती जाती रहेंगी। उसके बाद कहते हैं कि
इन्फोर्स करना है लॉ को, उसके अलावा पब्लिक सर्विस वैल्यूज़ को, रूल्स ऑफ कंडक्ट को, इवन ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी। नेक्स्ट कहते हैं कि आपके अंदर ऐसा करेज हो, कन्विक्शन हो, जिससे आप जो स्टैंड ले सको, राइट डिसीजन ले सको, इवन एक जो इम्पोर्टेंट पर्सनल कॉस्ट पे भी आप सही डिसीजन लो, ये नहीं कि अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर दिया। उसके बाद आप एक ऑनेस्ट, एक फ्रैंक एडवाइस दो टू अपहोल्ड द पब्लिक इंटरेस्ट। इसके साथ आप इंश्योर कराओ कि पूरी तरह से डिस्क्लोजर हो, हर चीज़ सामने हो, है ना, अपनी पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस, आपके डिसीजंस जो लिए हैं आपने, वो सब आप शेयर करो प्रॉपर। इसके अलावा चैलेंज पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल लोग जो होते हैं उनको चैलेंज करो, उनको भी अकाउंटेबल करो, है ना, कि भैया वो भी लायबल हो कि वो सही डिसीजन लेने हैं, गलत नहीं करना है जस्ट बिकॉज कि आप रिच हो। नेक्स्ट कि एक फर्म जो है स्टैंड लेना है आपको जब आप डील कर रहे हो अनरीजनेबल रिक्वेस्ट या डिमांड के साथ। और लास्ट में कि अकाउंटेबिलिटी अपने खुद के कामों की, खुद के एक्शंस की। आप एक ऐसा कल्चर बनाइए दूसरों के लिए कि वो लोग भी अकाउंटेबल हैं अपने खुद के एक्शंस के लिए। तो आपको अगर इंटीग्रिटी को मेंटेन करना है सिविल सर्विस में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिविल सर्वेंट्स के लिए, है ना, इवन आफ्टर वो जॉब जब छोड़ दें तब भी, कि वो अपना कर्म ऐसा करें, इतने अच्छे से करें कि जिससे आसपास के लोग जो है उनके कल्चर, कैरेक्टर को रिफ्लेक्ट करता हो, कर्म सिविल सर्विस के कैरेक्टर को, कल्चर को रिफ्लेक्ट करता हो, और लोग को भी बहुत ज़्यादा जो है इससे कुछ सीखने को मिले। अच्छा, जो रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स होते हैं ना, वो अच्छे सेंस में काम करें ताकि लोग भी एम्प्लॉयमेंट के बाद भी सोचें यार सर्विस ये बहुत अच्छी होती है ना। तो इस तरीके से करना चाहिए। देखिए, अब इसमें एक टर्म आता है इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी का। बहुत ही सिंपल है। जब इंटेलेक्चुअली हम बात करते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं अपने माइंड की। डेफिनेशन के तौर पे अगर बता दूं तो आप इसको डिफाइन करोगे इस तरीके से कि रिकॉग्नाइज करना ज़रूरत को, नीड को, टू बी ट्रू टू वंस ओन थिंकिंग। अपनी सोच में एक व्यक्ति सच्चा रहे एंड खुद को उसी सेम स्टैंडर्ड्स पे रखे जिन स्टैंडर्ड्स पे एक इंसान उम्मीद करता है कि दूसरे व्यक्ति भी उन स्टैंडर्ड्स को ही मीट करें। इसका मतलब ये भी कि भाई सच्चाई की राह हो, है ना, और डिसिप्लिन से चलना है, लगातार चलना है। एक इंसान के थॉट, एक्शन सब ऐसे हों कि हम इनकंसिस्टेंसीज़ के टाइम पे भी अपनी चीज़ों को समझें और अपनी खुद की थिंकिंग को इस हिसाब से ही लेके जाएं। अच्छा, इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी की ऑपोजिट बात करें तो इसको हम लोग कहते हैं इंटेलेक्चुअल हिपोक्रेसी। क्या बोलते हैं? इंटेलेक्चुअल हिपोक्रेसी। ठीक है। अब इसमें क्या होता है यार, ये माइंड की ऐसी स्टेट है जो अनकंसर्न्ड है किसी जेन्युइन इंटीग्रिटी से, है ना। डीप सीटेड आपके अंदर कॉन्ट्रडिक्शन हुआ करेगा, इनकंसिस्टेंसीज चली करेंगी। तो जो इंटीग्रिटी दिखती है ना, मतलब बहुत कुछ है। क्यों? क्योंकि हमारी इमेज ये दूसरों को दिखाती है। इसलिए हिपोक्रेसी ऑफन इम्प्लिसिट होती है अपनी थिंकिंग में, एक्शन में, एक ह्यूमन बिहेवियर के पीछे एज अ फंक्शन ऑफ नेचुरल ईगोसेंट्रिक, है ना। अभी ऐसे समझो कि हमारा जो हिपोक्रेसी है वो हमसे ही छुपी हुई है। हालांकि हम चाहते हैं, देखिएगा ये बात को, अगर हम चाहते हैं कि हम जो है वो अपने स्टैंडर्ड से जुड़ के चलें, ठीक है ना, तो विच वी रिफ्यूज़ टू अडेयर ना। मतलब ऐसे समझो, इसको ऐसे समझो कि हम चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति कुछ चीज़ें जो हैं वो करे, लेकिन वो चीज़ें हम नहीं करना चाहते, हाँ, और हम नहीं कर रहे हैं तो भी हमको लगता है कि हम सही कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमारे साथ वो करे, है ना। हालांकि हम कुछ चीज़ों को मानते हैं और कुछ चीज़ों के मतलब मान लो किसी चीज़ पे हम बिलीव करते हैं, हाँ, लेकिन उसके हिसाब से नहीं चलते। तो हिपोक्रेट आदमी होता है ना, जो सोचता है, कहेगा कुछ कि हाँ भैया ये तो मैं तो ये तो नहीं करता, ये तो वो नहीं करता, और शुरू में उसने यही सोचा हो, हाँ। तो मतलब एक एक्सटेंड तक एक इंसान के अंदर इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी होती है, एक इंसान के मानने को, बिलीफ को, एक्शन को, ये सब कंसिस्टेंट होते हैं अगर इनके अंदर इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी है तो, ठीक है ना। एक इंसान
जो कह रहा है वो करेगा तो ऐसा चलेगा। अच्छा, इंटीग्रिटी को अगर आपको मेंटेन करना है, इस्टेब्लिश करना है पब्लिक लाइफ या पब्लिक सर्विसेज के अंदर, तो इसमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि अगर बताएं तो इसमें लेजिस्लेशन भी आता है, रेगुलेशंस भी आते हैं, ठीक है, कोड्स ऑफ कंडक्ट्स भी आते हैं। एक सोसाइटी जो रिलीजियस है, पॉलिटिकल है, सोशल वैल्यूज़ हैं, वो चाहती है कि भाई सच्चाई से पॉलिटिशियंस उसके और ऑफिशियल उसके काम करें, और प्रोफेशनलिज्म हो ऑफिशियल के अंदर, प्रोफेशनल वे में काम करें। पॉलिटिकल लीडरशिप हो जिसमें मॉरल और पॉलिटिकल करेज हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लें, पब्लिक और प्राइवेट चीज़ों में सीरियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। तो जो इंटीग्रिटी की ऑब्जर्वेंस है वो सिंपल चीज़ नहीं है, है ना। अगर सही से आपने नहीं करा, सोच समझ के नहीं करा, तो इससे जो है वो दिक्कत होगी। और अगर इसको सही से कर लिया तो सोसाइटी भी प्रोटेक्ट रहेगी, और बहुत सारे ऐसे जहरीलों चीज़ों से, जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि यू विल नॉट हैव अ यूनाइटेड इंडिया इफ़ यू डू नॉट हैव अ गुड ऑल इंडिया सर्विस। देख रहे हैं कितनी बढ़िया बात कही थी, क्योंकि वो इंडिपेंडेंस है टू स्पीक आउट इट्स माइंड विच has a sense of security. I need hardly emphasize that our efficient, disciplined and contented service assured of its prospects as a result of diligent and honest work in the sine qua non of sound administration under a democratic regime, even more than under authoritarian rule. इसलिए इंटीग्रिटी को बहुत इम्पोर्टेंस देनी है, खासकर पब्लिक लाइफ में, ताकि समाज के अंदर भाईचारा बना रहे। अब इंटीग्रिटी एज अ गवर्निंग एथिक्स आपको बताती हूँ। देखिए, बात यहाँ है कि स्ट्रैटेजी बेस्ड है ऑन इंटीग्रिटी। अगर कोई स्ट्रैटेजी इस तरह की बनाई जाए जो इंटीग्रिटी पे बेस्ड हो, तो ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड्स बहुत मजबूत होते हैं। वो वहाँ पे लीगल एक्शंस नहीं, लीगल सैंक्शन नहीं होंगे। ऑर्गेनाइजेशन की इंटीग्रिटी जो है ये बेस्ड होगी अगर कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ गवर्नेंस पे, कि कुछ सेट ऑफ गाइडिंग प्रिंसिपल्स पे चलना है, तो ऑर्गेनाइजेशन ऊंचाइयों को छुएगा। तो इंटीग्रिटी की अगर हम पर्सपेक्टिव से देखें, तो जो काम है एथिक्स मैनेजमेंट का वो ये है टू डिफाइन एंड गिव लाइफ टू ऑर्गेनाइजेशन की गाइडिंग वैल्यूज़ को लेके। ऐसा इन्वायरमेंट बनाना है जो एथिकली साउंड बिहेवियर को सपोर्ट करे, ठीक है, ऐसा सेंस लेकर आए जो जिसमें अकाउंटेबिलिटी हो सबकी एम्प्लॉयज़ के बीच में। ज़रूरत है कि हम लॉ को प्रॉपर ओबे करें, है? और इसको हम पॉजिटिव तरह से देखें ऑर्गेनाइजेशन लाइफ की, ना कि ऐसा कि हमारे ऊपर तो चीज़ें थोप दी गई हैं, इस तरह से नहीं समझना चाहिए। तो इंटीग्रिटी की स्ट्रैटेजी आप कैरेक्टराइज कर सकते हो बाय द कंसेप्शन ऑफ एथिक्स। आप इसको एथिक्स को एक ड्राइविंग फोर्स के तौर पे ले सकते हो एंटरप्राइज के अंदर। एथिकल वैल्यूज़ जो होंगी वो आपको उन अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढने में मदद करेंगी जिससे ऑर्गेनाइजेशन का बढ़िया सिस्टम डिज़ाइन करा जा सकता है। डिसीजन मेकिंग अच्छी हो सकती है जो इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स लेंगे। ये एक कॉमन फ्रेम प्रोवाइड करेगी जिससे जो है रेफरेंस के तौर पे या एक साथ मिलके हम सब काम कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और कंपनी जो चाहती है, ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स काफ़ी मदद करेगा डिफाइन करने में कंपनी को कि वो किस लिए है और किस काम के लिए बनी है, ठीक है। अपेक्स कोर्ट ने तारक सिंह वर्सेस ज्योति बासु का केस 2005 का था। उसमें एक जस्टिस डिलीवर किया गया था बाय जस्टिस C.J. कुरियन जोसेफ ने। उन्होंने कहा कि इंटीग्रिटी इज द हॉलमार्क ऑफ जुडिशियल डिसिप्लिन अपार्ट फ्रॉम अदर्स। इंटीग्रिटी अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ये एक मॉरल अपराइटनेस है, ऑनेस्टी है, ठीक है। ये लेती है प्रॉबिटी, इनोसेंस, ट्रस्टफुलनेस, ओपननेस, सिंसियरिटी, ब्लेमलेस, बहुत सारी चीज़ों को, वर्चुनेस, राइटनेस, गुडनेस, क्लीननेस, डिसेंसी, ऑनर, रेपुटेशन, नोबिलिटी, इररेप्रोचेबिलिटी, प्योरिटी, रिस्पेक्टेबिलिटी, जेन्युइननेस, मॉरल एक्सीलेंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन शॉर्ट आप इतना समझो कि दिखाती है एक फर्म का स्टर्लिंग कैरेक्टर क्या है, कैसे वो अपने कोड ऑफ मॉरल वैल्यूज़ के साथ जुड़ के चल रही है। और जुडिशरी इन एन इंटीग्रिटी सिचुएशन
और इसलिए जुडिशियल ऑफिशियल जो है उनके अंदर भी एक क्वालिटी इंटीग्रिटी की होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे इंटीग्रिटी एक सिविल सर्वेंट के अंदर जो है, जो मस्ट है, उसको मैं आपको बताती हूँ। देखिए बात क्या है कि एक सिविल सर्वेंट जो है वो अपनी ड्यूटीज़ को फुलफ़िल करे, ऑब्लिगेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करो, हमेशा इस तरह से काम करे जो प्रोफेशनल हो और जो डिज़र्व और रिटेन करे कॉन्फिडेंस उन सारे लोगों का जिनके साथ वो डील कर रहा है। वो सारे ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाए, इस बात को ध्यान रखे कि जो जनता का पैसा है, दूसरे रिसोर्सेज हैं, उनको बहुत ही प्रॉपरली और एफिशिएंटली यूज़ किया जा रहा है। पब्लिक के साथ में डील करे, उनके कामों के साथ में फेयरली काम करे, एफिशिएंटली काम करे, फटाफट से करे, इफेक्टिवली सेंसिटिवली करे, टू द बेस्ट ऑफ एबिलिटी। इसके अलावा एक एक्यूरेट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को भी रखे, इंफॉर्मेशन को हैंडल करे एज ओपनली एज पॉसिबल, जितना इंफॉर्मेशन सामने रख के काम करे लीगल तरीके से, लॉ के साथ जुड़ के काम करे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को प्रॉपर अपहोल्ड करे। तो इंटीग्रिटी में बात करें तो सिविल सर्वेंट ये सब चीज़ें करें। और सिविल सर्वेंट क्या चीज़ें ना करें कि भैया अपनी ऑफिशियल पोजीशन का मिसयूज़ नहीं करना है। फॉर एग्जांपल कि इन्फॉर्मेशन आपको कुछ चाहिए ऑफिशियल ड्यूटीज़ की, तो फर्दर प्राइवेट इंटरेस्ट के लिए आप उसको अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज़ से उस इन्फॉर्मेशन को लेके प्राइवेट इंटरेस्ट के लिए नहीं देना है, दूसरों को नहीं पहुंचाना है। गिफ्ट्स वगैरह, हॉस्पिटैलिटी वगैरह या कोई ऐसा फ़ायदा नहीं लेना किसी से जिसकी वजह से आपके पर्सनल जजमेंट या इंटीग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़े। और तीसरी बात कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करना है विदाउट अथॉरिटी। ये ड्यूटी आपको तब तक भी रखनी है मरते दम तक, जगह आपने सिविल सर्विस अपनी छोड़ दी तब भी। तो बात आती है क्यों इंटीग्रिटी कभी भी इतनी आसान नहीं रही है। देखिए हम सबको पता है कि चीटिंग करना गलत बात, हाँ, हम बचपन से सीखते आ रहे हैं इस बात को, जीवन भर समझते हैं। ये तब भी हम केस स्टडी एक सब्जेक्ट पे थी, वो कहती है कि करीब 95% ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इस बात को माना है कि हम चीटिंग करी है। और स्टूडेंट्स जस्टिफाई करते हैं चॉइस को कि नॉट रियली चीटिंग, कोई बड़ी बात तो है नहीं, ऐसी तो कुछ है नहीं, है ना, सभी लोग करते हैं और हमें पता है गलत है, तब भी ऐसा हम देखने को मिलता है। तो जब हम ये सब चीज़ें देखते हैं तो हमारा मिशन, विजन, वैल्यू स्टेटमेंट है ना, जो हमारी सब कुछ हमारी चीज़ों पे देखने को मिलता है, तो ये आप नोटिस करोगे, आप मतलब पढ़ोगे जब हर जगह पे वेबसाइट्स पे पढ़ोगे तो आप नोटिस करोगे कि हर एक कंपनी के अंदर एक स्टेटमेंट लिखा होता है इंटीग्रिटी को लेके। और इंटीग्रिटी कही जाती है कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है अगर आपको बिजनेस करना है। कोई नहीं चाहता ऐसी कंपनी के साथ काम करना जो कंपनी झूठी हो, फ्रॉड करती हो, मिसलीड करती हो, कस्टमर को चीट करती हो। ना ही लोग चाहते हैं जो है ऐसे व्यक्ति के साथ, मतलब ना ही लोग चाहते हैं काम करना उस कंपनी के साथ एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे, और ना ही कंपनी चाहती कि ऐसे व्यक्ति जो करप्ट हो, डिसऑनेस्ट हो, अनएथिकल हो, वो काम करें। तो सिंपल सी बात है, दो रीज़न है। पहला तो ये कि आपको बढ़िया से काम करना है, ठीक है, जस्टिफिकली काम करना है सिचुएशनल बिहेवियर में, और दूसरी बात चीट वगैरह नहीं करना है। तो रियलिटी ये है कि यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट्स की बात नहीं हो रही है कि इंटीग्रिटी की चॉइस के बेस पे वो अपनी स्टूडेंट लाइफ में देखें, बल्कि हर जगह पे आपको जुड़ के काम करना है, आपके आगे तक सर्विस में, आपके हर चीज़ में, है ना, यही आपको दिखाएगा हर चीज़ में। तो रिजल्ट के तौर पे क्या कि चाहे जो भी आप चॉइस करें, हमें अपने आप को इस बात को कन्विंस करना है कि हमें इंटीग्रिटी के साथ जुड़ के चलना है ना। तो यही सारी बातें हैं ना। तो अगर आप रैशनल डिसीजन लोगे, डिफ़िकल्टीज डेफिनेशन की दिखाने में इंटीग्रिटी को एज अ सब्जेक्ट दैट इज़ नीदर इजी नॉट सिंपल, और ये पूरी तरह से फंक्शंस पे, पॉलिसीज़, रूल्स, ऑडिट्स पे डिपेंड करता है, जिसे हम लोग इंटीग्रिटी पुलिस भी कहते हैं, यूजुअली इनएडिक्वेट है। तो ये सारे मैकेनिज्म गार्ड करते हैं अगेंस्ट ग्रॉस या क्लियरली इलीगल वायलेशन अगर हो रहा हो इंटीग्रिटी के स्टैंडर्ड का, बट ये डील नहीं करते इंटीग्रिटी के चॉइसेस से जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फेस करते हैं। और जब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम जो चॉइसेस हमारे सामने आती हैं ना, उसमें हम अपने पर्सनल जजमेंट के अंदर इंटीग्रिटी का हमेशा ध्यान रखें।
तो ये बस इतना रखते हैं। आई थिंक 2 या 3 पार्ट में इसको हम कर लेंगे। नेक्स्ट हम अपराइटनेस को जानेंगे, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में। लेक्चर कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ कृपा करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, 3 ही चीज़ें आपसे मांग रही हूँ। बाकी आपको सारे सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज्वाइन बटन को प्रेस करके आप मेरी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं और पर्क्स एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप से लेके फेसबुक वगैरह सब कुछ फॉलो कर लीजिए। ये वीडियोस फेसबुक पे भी मिलती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।